नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन नोट क्लासेज में। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेट जेआरएफ पेपर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनके फुल लेंथ आंसर्स, फुल लेंथ क्वेश्चंस के आंसर हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके संवर्धन से शिक्षण कार्य प्रशिक्षण और अनुबंधन से भिन्न है? इसका आंसर होगा क्रिटिकल थिंकिंग या आलोचनात्मक चिंतन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित शिक्षण विधियों के आलोक में किन विधियों को संवाद परक माना जाता है? इसका आंसर है ए, सी और डी। ट्यूटोरियल और ग्रुप डिस्कशन को संवाद परक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण व्यवहारों की उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में योगदान देते हैं। तो पहला है पाठों की स्पष्टता, जिससे अधिगमकर्ता को विचार स्पष्ट किए जाते हो। और इसका डी होगा शिक्षण कार्य अभिविन्यास जो स्पष्ट रूप से परिभाषित यूनिट के निष्कर्षों पर केंद्रित हो। और ई इसका ऑप्शन अधिगम प्रक्रिया में लगना, जिसमें विद्यार्थियों द्वारा अधिगम में लगाए जाने वाले समय की समाविष्टि हो। तो सी इसका आंसर है। बोरिस ने इस कॉन्सेप्ट को दिया है। ठीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट है कि शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में कौन कौन से कारक योगदान देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विद्यालय अधिगम में योगदान देने वाले निम्नलिखित में से कौन से कारक है जिन्हें सामाजिक दक्षता के रूप में माना जाता है? तो पहला है मोटिवेशन, दूसरा सोशल स्किल और तीसरा फैमिली सपोर्ट। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तेली वाला क्वेश्चन है ये, मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ ए टेस्ट। टेस्ट की जो विश्वसनीयता के आकलन के जो भी तरीके हैं उसको एक तरफ लिखा गया है और उसके डिस्क्रिप्शन एक तरफ दिया गया है। तो टेस्ट पहला है टेस्ट, रिटेस्ट मेथड, परीक्षा, पुनः परीक्षा विधि। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा थर्ड वाला। ये दो भिन्न सत्रों में एक ही समूह के लिए एक ही परीक्षा प्रशासित करना। दूसरा अल्टरनेटिव फॉर्म मेथड, वैकल्पिक परीक्षा विधि। इसका आंसर होगा फोर्थ वाला, ये वाला। दो सत्रों में से ही समय के लिए परीक्षा को दो प्रारूपों की प्रशासित करना। थर्ड हो गया स्प्लिट हाफ मेथड, अर्ध विच्छेदन विधि। तो इसका आंसर होगा एक सत्र में सहसंबंध के लिए परीक्षा के दो समतुल्य आधे सत्रों की परीक्षा का संचालन करना। लास्ट है इंटर रेटर मेथड। तो ये इसका होगा सेकंड वाला, स्वतंत्र रूप से परीक्षा के दो या दो से अधिक निर्धारक अंक प्राप्त करना। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शोध हस्तक्षेप आधारित चक्रीय प्रकृति और सुधार केंद्रित है? तो इसका आंसर होगा एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शोध परियोजना में उचित प्राचलिक परीक्षा का उपयोग करते हुए शोधकर्ता को निराकरणीय परिकल्पना को निरस्त करने के साक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा करने के लिए किस प्रकार की त्रुटि होना संभावना है? तो अल्फा त्रुटि होना संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कॉलेज विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक किसी बड़ी परियोजना में अपने मुख्य शोध परिकल्पना के परीक्षण की योजना बनाता है। तो इस संबंध में निम्नलिखित में से किन कथनों को सुसंगत माना गया है? तो इसमें ए, बी और ई क्या है? सुसंगत है। ठीक है, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये भी टेली वाला क्वेश्चन है, तो इसको हम पढ़ते हैं।
एक तरफ दिया गया है सैम्पलिंग टेक्निक यूज्ड इन रिसर्च, सैंपल की जो टेक्निक है वो रिसर्च में सैंपल की कौन कौन सी टेक्निक है। दूसरी दूसरी तरफ दिया गया है इनकी व्याख्या। सिंपल रैंडम सैंपलिंग पहली आती है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, इसका आंसर क्या है, सेकंड होगा। ठीक है, प्रत्येक यूनिट को चयनित करने के लिए समान और स्वतंत्र अवसर दिया जाता है। दूसरा है सिस्टमिक सैंपलिंग, इसका जो आंसर होगा वो होगा थर्ड वाला, के अंतराल n बाई n से प्राप्त किया जाता है और इसका उपयोग कर यूनिटों को निकाला जाता है जहाँ n सम्मिश्र आकार और n प्रतिदर्श आकार होता है। थर्ड है डायमेंशनल सैंपलिंग, तो ये थर्ड वाला होगा फोर्थ में ये, और फोर्थ स्नोबॉल होगा सेकंड वाला। ठीक है, सॉरी, जो डायमेंशनल जो प्रतिमान होता है वो कौन सा है, फर्स्ट, ये नहीं होगा इसका। ठीक है, इसका फर्स्ट होगा, फर्स्ट कौन सा है, ये। प्रतिदर्श संरचना आरेखन से पूर्व विज्ञापित विभिन्न विशिष्ट लक्षणों के अनुसार यूनिटों को अभिज्ञापित किया जाता है। लास्ट आता है स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल सैंपलिंग क्या होती है, प्रथम यूनिट, प्रथम सदस्य यूनिट और द्वितीय यूनिट को अभिज्ञापित करने के लिए प्रयोग की जाती है, यह अनवरत चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और तर्क का। शोध में इंद्रियानुभविक आगमनात्मक प्रतिमान यथार्थ चित्रण के अर्थ प्रदायी आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण पर बल देता है। ठीक है, ये तो क्या हुआ, इसका कथन हुआ। तर्क क्या है इसका, शोध का उद्देश्य सामान्यीकरण पर पहुंचना नहीं बल्कि सजीव यथार्थ की खोज। तो कथन और तर्क दोनों सही है, और तर्क क्या करता है, इसकी सही व्याख्या करता है, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कक्षीय संप्रेषण में, क्लास कम्युनिकेशन में चयन के भाग की अवधारणा का निर्धारण निम्न में से संबंधित प्रतिपल की अपेक्षा द्वारा किया जाता है। तो किस प्रतिपल की अपेक्षा द्वारा किया जाता है, एफर्ट नीडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एफिकेसी ऑफ रिटन कम्युनिकेशन डिपेंड अपॉन, जो लिखित संप्रेषण की प्रभाविता होती है वो किन पर आधारित होती है, वो होती है एडिटिंग आफ्टर राइटिंग, ब्रेविटी इन सेंटेंस और इफेक्टिव यूज ऑफ वर्क। तो इसका आंसर होगा सी डी ई, मतलब सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिर से तर्क, कथन और तर्क का। यह अध्यापक की जिम्मेदारी है कि वह विभिन्न अंतःक्रियात्मक तकनीकों की सहायता से विद्यार्थियों को सक्रिय श्रोता बनाए। सेकंड आता है तर्क, अध्यापक केंद्रित संप्रेषण विद्यार्थियों को निष्क्रिय श्रोता बना देता है। ठीक है, तो दोनों सही है, और आर मतलब तर्क इसकी सही व्याख्या, कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अपन, ये भी टेली वाला क्वेश्चन है। एक तरफ दिया गया टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के प्रकार, संप्रेषण के प्रकार, दूसरी ओर उनकी विशेषताएं। तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, वो स्वयं से ही क्या होता है, ये कम्युनिकेशन होता है, खुद से ही, तो इंट्रोस्पेक्टिव। ठीक है, इंट्रोवर्ट जो होते हैं वो क्या किस में आते हैं, इंट्रापर्सनल में। इंटरपर्सनल में कौन आते हैं, बिटवीन पर्सन, व्यक्तियों के मध्य, इसमें आता है इंटरपर्सनल में। ग्रुप में कौन आते हैं, तत्व संगठन के बीच जो कम्युनिकेशन होता है वो किस में आते हैं, ग्रुप कम्युनिकेशन में। मास कम्युनिकेशन में कौन है, अज्ञात श्रोता की बड़ी संख्या, मतलब ऐसे लोग, ऐसे बहुत सारे श्रोता जो बहुत बड़ी संख्या में हो, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट आ गया फिर से दो कथन दिए गए यहाँ पे, कक्षा स्थिति में व्यक्तिगत द्वंद्व प्रणाली अंतःक्रिया के लिए बाधक है, ये सही है। सेकंड आता है अवैयक्तिक संप्रेषण कक्षागत परिवेश में प्राय सर्वोत्तम समाधान माना गया, तो ये गलत है, क्योंकि अवैयक्तिक इम्पर्सनल नहीं, पर्सनल जो कम्युनिकेशन होता है वो कक्षा में सर्वोत्तम माना गया, तो इसका आंसर होगा सी, फर्स्ट कथन सही और दूसरा गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है न्याय दर्शन शास्त्र में न्याय वाक्य की क्रमबद्धता है।
तो क्रमबद्धता क्या है, पहले पे आता है प्रतिज्ञा, दूसरे पे हेतु, तीसरे पे उदाहरण, चौथे पे उपनय और पांचवे पे निगमन। तो बी इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, न्याय दर्शन शास्त्र में बोधगम्य वाक्य की क्रमबद्धता को लिखिए। तो इनकी क्रमबद्धता क्या है, बोधगम्यता की। आकांक्षा फर्स्ट पे है, योग्यता दूसरे पे, सानिध्य तीसरे पे, तात्पर्य चौथे पे। तो बी इसका सही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तालाब में कीचड़ युक्त पानी के पूर्व में बारिश होने का निष्कर्ष निकालना। ये किस में आता है, शाश्वत अनुमान में। इसका मतलब होता है जब हम ज्ञात प्रभाव के आधार पर कारण का अनुमान लगा लेते हैं। हमें पहले से जाने हुए प्रभाव के आधार पर क्या करते हैं, हम अनुमान लगा लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, शाश्वत अनुमान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हेतु द्वारा साध्य के खंडन के कारण निष्कर्ष निकालने को किस प्रकार का हेत्वाभास कहा जाता है। तो इसको क्या कहेंगे, विरुद्ध हेत्वाभास। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिर, निम्न नीचे चार प्रतिवर्तियां दी गई है, इनमें से दो ऐसे संबंधित है वे सत्य नहीं हो सकते, हालांकि वे गलत हो सकते हैं। इन दो प्रतिवर्तियों के कूट का चयन करें। सभी व्यक्ति ईमानदार है, ये सही है। कोई व्यक्ति ईमानदार नहीं है, ठीक है। कुछ व्यक्ति ईमानदार है, कुछ व्यक्ति ईमानदार नहीं है, ठीक है। तो हम ये दो गलत है और इसमें दो सही है, तो आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आईओटी की फुल फॉर्म क्या है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसकी फुल फॉर्म होगी, तो बी इसका आंसर होगा। मेमोरी का एक प्रकार है जो कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन को संभालता है। तो रोम क्या है, मेमोरी का एक प्रकार है जो कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन को संभालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कथन और तर्क का। कथन है, भारत में मोबाइल प्रयोगकर्ता की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसका तर्क क्या दिया है, मोबाइल की कीमत कम हो रही है। तो सही है, अगर कम होंगे तो लोगों के पास मोबाइल यूज करने के लिए ज़्यादा होगा। तो ए सही है और आर इसका सही एक्सप्लेनेशन है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑफिस 2007 में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल विस्तार है। तो डी ओ एक्स सी क्या है इसका, डी ओ सी एक्स, सॉरी, डी ओ सी एक्स इसका फाइल विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दशमलव संख्या 9 हेतु द्विचर संख्या क्या है। तो इसके लिए द्विचर संख्या है 1001, ठीक है। बी इसका आंसर होगा। ओजोन परत के क्षरण के कारण कौन कौन से, वाष्पशील क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन समाविष्ट उर्वरक का अत्यधिक उपयोग। ए और डी इसके क्या है कारण, तो आंसर होगा ए और डी, बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा नहीं है जिसका सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य के तहत किया जाना है। एसडीजी के एमडीजी के अंतर्गत कौन सा लक्ष्य नहीं रखा गया, वो लक्ष्य है मानवाधिकार, ठीक है। वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन में योगदान देने वाले देशों के अवरोही क्रम की सही श्रृंखला की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर होगा ए। सी पहले पे आता है, जापान दूसरे, डी चाइना तीसरे पे और भारत चौथे पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और तर्क का। समकालीन पर्यावरण चर्चा में बड़े हाइड्रो पावर प्लांटों पर लघु हाइड्रो पावर प्लांटों को वरीयता दी जाती है। ये सही है क्वेश्चन, अभी कथन ये क्या है, सही है। और इसका कारण क्या दिया गया है, तर्क क्या दिया गया है, बड़े हाइड्रो पावर प्लांटों की तुलना में लघु हाइड्रो पावर प्लांटों की स्थापना में कम पूंजी लगती है। तो दोनों सही है, ठीक है। आर और कथन और तर्क सही है, लेकिन तर्क इसकी सही व्याख्या नहीं करता, तो बी इसका सही आंसर है। भारत में आवासीय क्षेत्र के लिए दिन में निर्धारित शोर मानक कितना है, ठीक है। तो शोर का मानक कितना है, 55 डेसिबल। दिन में कितना होना चाहिए आवासीय क्षेत्र में, 55, ठीक है। ये शोर की सीमा कितना है, नॉइस कितनी हो सकती है, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय 45 डेसिबल होना चाहिए, 75 डेसिबल, और रात में 70 डेसिबल होना चाहिए। व्यापारिक क्षेत्रों में दिन के समय 65 डेसिबल और रात के समय 55 डेसिबल।
आवासीय क्षेत्रों में दिन के समय 55 डेसिबल और रात के समय 45 डेसिबल। शांत जो क्षेत्र है उसमें दिन के समय 55 डेसिबल और रात के समय 40 डेसिबल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में उच्च अधिगम के प्राचीन केंद्र के रूप में तक्षशिला को यूनेस्को द्वारा किस वर्ष में धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया? 1980 में क्या किया गया है? तक्षशिला को यूनेस्को की धरोहर स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य पात्र राज्य उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं को सामरिक वित्त पोषण प्रदान करना है। इसका शुभारंभ किया गया 2013 को इसका शुभारंभ किया गया। ठीक है, 65% इसमें राज्य केंद्र देता है और 35% इसमें राज्य वित्त लगाता है। और विशेष राज्यों में 90% जो फाइनेंस को देता है केंद्र देता है और राज्य कितना देता है? 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात उच्चतर शिक्षा में कुल उम्र निरपेक्ष नामांकन प्रदत्त स्कूल वर्ष में पात्र आधिकारिक जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त होता है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह पात्र आधिकारिक जनसंख्या को दर्शाता है? तो कौन सा दर्शाता है? 18 से 23। तो आंसर क्या होगा? सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल्यपरक शिक्षा की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? तो सी डी ई क्या करता है? सर्वोत्तम व्याख्या करता है मूल्यपरक शिक्षा की। तो आंसर क्या हुआ? सी। लास्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए उनके लाभ, ठीक है, मंत्रालय के द्वारा कौन से? MHRD जो मंत्रालय है उन्होंने ICT के क्षेत्र में कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं और उनके बेनिफिट क्या क्या है? स्वयं पहला का स्वयं जो इनिशिएटिव है तो क्या करता है? ऑनलाइन कोर्स के जरिए क्रेडिट प्राप्त करना। इसमें क्या होता है? ऑनलाइन क्या करते हैं? हम क्लास लेते हैं, कोर्स लेते हैं और उससे क्रेडिट प्राप्त करते हैं। स्वयं प्रभा 24 घंटा क्या होता है? 24/7 उच्च गुणवत्ता संबंधित शैक्षणिक कार्यक्रमों को 24/7 देखना। ठीक है। ई पीजी पाठशाला क्या होती है? इसमें ई विषय वस्तु आधारित मुक्त पुस्तकें और पाठ्यक्रम प्राप्त करना होता है। लास्ट है ई यंत्र। ये क्या होता है? इसमें अंतर स्थापित प्रणाली में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करना। तो इसका आंसर हो गया बी। तो ये क्या किया आपने? वीडियो को लास्ट तक आपने कंप्लीट देखा है, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी के साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके जैसे जो नेट JRF की जो तैयारी कर रहे हैं उनको फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन आंसर के द्वारा तैयारी करने का मौका मिल सके। इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।